इंडियन पीएम या डिफेंस मिनिस्टर जब भी अरुणाचल प्रदेश विजिट करते हैं तो चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत, इट बिलोंग्स टू चाइना। ये सिर्फ एक क्लेम नहीं है बल्कि चाइना का एक पुराना सपना है जिसे वो हर तरीके से पूरा करना चाहता है। और सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे नए विलेजेस बना दिए हैं, नए रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और चाइनीज़ आर्मी की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश से इतना इंटरेस्ट क्यों है। ये सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं है, इसके पीछे डीप हिस्टोरिकल, जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं। पहले एक बेसिक फैक्ट समझना ज़रूरी है। इंडिया और चाइना की बॉर्डर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स में से एक है। इंडिया और चाइना की टोटल लैंड बॉर्डर 3500 किलोमीटर्स की है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से पास होती है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अलावा चाइना का इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सिक्किम में भी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड एरिया है। चाइना के लिए अरुणाचल प्रदेश एक कल्चरल और स्ट्रेटेजिक एसेट है जिसे वो तिब्बत के साथ लिंक करता है। इस वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, चाइना अरुणाचल प्रदेश को क्यों अपना पार्ट मानता है, उसका हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है और चाइना का उसको कैप्चर करने का स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1906 में ब्रिटिश इंडिया ने एक मैप प्रिपेयर किया जिसमें तिब्बत की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया गया था। इस मैप में तिब्बत को एक इम्पोर्टेंट बफर जोन दिखाया गया जो ब्रिटिश इंडिया और चाइना के बीच एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता था। इस टाइम ब्रिटिशर्स का फोकस तिब्बत की ज्योग्राफिकल और ट्रेड सिग्निफिकेंस पे था, लेकिन इस मैप में इंडिया, तिब्बत, चाइना के बीच कोई क्लियर बॉर्डर लाइन नहीं थी। तिब्बत ऑफिशियली ब्रिटिश इंडिया के अंडर नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये समझ लिया था कि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ता है तो ब्रिटिश इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है। ब्रिटिशर्स तिब्बत को इंडिपेंडेंट एंटिटी जैसा ट्रीट करते थे जो इंडिया और चाइना के बीच एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करे, लेकिन तभी तक ये एक ऑफिशियल बाउंड्री इशू नहीं बना था। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन थी जो आगे जाके एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का बेस बना। जैसे ही तिब्बत को इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑटोनॉमस रीजन के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया, ब्रिटिश इंडिया को एक ज़रूरत महसूस हुई कि इंडिया और तिब्बत के बीच की क्लियर बाउंड्री डिफाइन की जाए। 1913-14 में ब्रिटिशर्स ने तिब्बत और चाइना के साथ शिमला में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जिसे शिमला कन्वेंशन कहते हैं। ब्रिटिश इंडिया के तरफ से सर हेनरी मैकमोहन इस अग्रीमेंट के आर्किटेक्ट थे। तिब्बत ने इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और एक ऑफिशियल बॉर्डर डिफाइन करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चाइना ने अपोज किया और इस अग्रीमेंट को इलीगल बताया। शिमला कन्वेंशन में सर हेनरी मैकमोहन ने क्लियर बाउंड्री डिफाइन की जो ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत को सेपरेट करती थी। ये लाइन अरुणाचल प्रदेश के आज के बॉर्डर के इक्विवेलेंट है जो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया था। तिब्बत ने मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चाइना ने मना कर दिया क्योंकि तिब्बत को इंडिपेंडेंट डिसाइड करने का राइट नहीं देता था। चाइना मानता था कि तिब्बत उनका हिस्सा है और कोई भी अग्रीमेंट जो उनकी परमिशन के बिना साइन हो वो इलीगल होगा। इसके बावजूद ब्रिटिशर्स ने मैकमोहन लाइन को इम्प्लीमेंट किया और 1947 के बाद इंडिया ने इसी बाउंड्री को अपना ऑफिशियल बॉर्डर माना। चाइना ने कभी भी मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। 1949 में जब कम्युनिस्ट चाइना का फॉर्मेशन हुआ, उस वक्त माओ जेडोंग ने क्लियर कर दिया कि चाइना तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है। 1915 में चाइना ने तिब्बत पे मिलिट्री एक्शन लिया और इसको ऑफिशियली एनेक्स कर दिया। इसके बाद से ही चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहना शुरू कर दिया और मैकमोहन लाइन को रिजेक्ट कर दिया। चाइना का कहना था कि ब्रिटिशर्स ने इलीगली ये बॉर्डर इम्पोज किया था। चाइना का अग्रीमेंट ये था कि अगर तिब्बत चाइना का हिस्सा है तो उसका बॉर्डर डिफाइन करने का भी हक चाइना को ही है। तवांग चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली और कल्चरली दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अरुणाचल प्रदेश का एक गेटवे है जो तिब्बत और असम के बीच एक क्रिटिकल कॉरिडोर बनाता है। अगर चाइना इसे कैप्चर कर लेता है तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का डिफेंस वीक हो जाएगा और उसेला पास जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी उसके कंट्रोल में आ सकेंगी। 1962 के वॉर में भी चाइना ने तवांग को ब्रीफली कैप्चर किया था, जो दिखाता है कि ये रीजन उसके मिलिट्री प्लान्स का एक की टारगेट है। कल्चरली भी तवांग चाइना के तिब्बत क्लेम से जुड़ा है। यहाँ की मोनेस्ट्री जो तिब्बतन बुद्धिज्म का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, दलाई लामा और तिब्बत आइडेंटिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। 1959 में दलाई लामा इसी रूट से इंडिया आए थे जो चाइना के लिए एक एम्बैरेसमेंट था। चाइना मानता है कि अगर उसको तिब्बत पे फुल कंट्रोल चाहिए तो तवांग भी उसका हिस्सा होना चाहिए। इसी वजह से चाइना तवांग को साउथ तिब्बत कहकर क्लेम करता है।
आज चाइना सिर्फ मिलिट्री एग्रेशन नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्टिक्स भी यूज कर रहा है ताकि अरुणाचल प्रदेश पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके। सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास 600 नए विलेजेस डेवलप कर दिए हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज है। चाइना अपने साइट पे हाई स्पीड रोड्स और हाईवेज डेवलप कर रहा है जिससे वॉर के टाइम पे वो अपनी मिलिट्री क्विकली मोबिलाइज कर सके। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 26 गांवों के नाम चाइनीज लैंग्वेजेस में रीनेम कर दिए हैं ताकि अपना क्लेम जस्टिफाइज कर सके। अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट एक हिस्टोरिकल और जियोपॉलिटिकल इशू है जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, तिब्बत का स्टेटस और चाइनीज का एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन सब कुछ मिक्स है। लेकिन इंडिया की स्ट्रांग मिलिट्री प्रेजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी से अरुणाचल प्रदेश को चाइना के कब्जे से बचाया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि चाइना कभी अरुणाचल प्रदेश पे कंट्रोल ले सकेगा? कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।